अब पहले अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्योंकि हम सोशियोलॉजी हिंदुस्तान की कह रहे हैं, तो सेक्टेरियन स्ट्राइफ अगर हम बात करें हिंदुओं में, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि ब्रिटिश टाइम या उससे पहले, इवन मध्यकालीन भारत में भी क्या ऐसा था कि हिंदू जो हैं वो आपस में उनके क्या विभेद थे, एंड देन वर दे फाइटिंग विद ईच अदर? जैसे वेबर ने तो बोला है कि हिंदुइज्म थिंक्स अबाउट अदर वर्ल्ड, इसकी बात नहीं करता, स्पेशली थ्योरी ऑफ कर्मा। वो कहता है कर्म करे जा, फल की चिंता मत करो। तो वेबर ने बोला कि एक एफिनिटी है, एक लिंक है प्रोटेस्टेंट एथिक के बीच में और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बीच में। और उन्होंने फिर डिस्कस भी किया कि भाई कैपिटलिज्म जो है वेस्टर्न यूरोप में ही क्यों हुआ, इंडिया में क्यों नहीं हुआ, एंड सो दैट। लेकिन अगर मैं हिंदुइज्म पे फोकस करने की बात करूं, तो ये बात समझ में आती है कि हिंदू आइडेंटिटी समय के साथ बढ़ी हुई। कहा यह जाता है कि मुस्लिम रूल ने, मुगल रूल ने हिंदू आइडेंटिटी को काट दिया। तो ओरिएंटल जो अप्रोच है, ओरिएंटलिज्म की जो अप्रोच है हिंदुइज्म के लिए, वो ये कहती है कि हिंदुइज्म इसीलिए बढ़ा नहीं क्योंकि मुस्लिम उसने उसको वो कर दिया। बात समझे? हेलो आंचल, ओ सॉरी कोमल। कोमल क्या हुआ, ज्वाइन क्यों नहीं किया उसने? क्या सर? ज्वाइन क्यों नहीं किया उसने? सर उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो लिंक दे दूं? हाँ सेंड करके देख लो सर। और आप हैं कहाँ? मैं सर अपने घर पे तो वीडियो ऑन करो। कर रही हूँ सर। ब्रिजबाला जी आप कहाँ हैं? ड्यूटी? कहाँ है ड्यूटी में आप? तो सेक्टेरियन स्ट्राइफ पीसीआर में है आप अभी? पीसीआर ड्यूटी है ब्रिजबाला जी? ओ माय गॉड, तब तो आप जगह जगह गाड़ी लेके चल रहे होंगे। आर यू ड्राइविंग? अच्छा, आपके साथ है ड्राइवर बेसिकली। ऑल वुमेन पीसीआर? वाओ, वंडरफुल। तो पॉइंट ये है, मार दे कोमल उसको फोन, है? या मैं मारूं? आज तो कोमल एकदम पूरा डबल बेड पे तैयार है भाई साहब, क्लास खत्म हम सोए, एसी में बैठे हो आज तो कोमल, है ना कोमल? यस सर। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक जो है पीसीआर में है, एक एसी में है, बताइए। तो हिंदुओं में जो मतलब ओरिएंटलिस्ट अप्रोच जो है, उसको आप ऐसे देखो कि वो कभी नहीं चाहेगा कि हिंदू और मुसलमान का वो हो, उन दोनों का मतलब उन दोनों में प्रेम हो, उन दोनों के अंदर एक वो आए। तो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच है ये, ज्वाइन करो। उन्होंने जो है हिंदू जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो आज की डेट में जैसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी आई है। हेलो हेलो, अरे लिंक यू हैव बीन गिवन द लिंक, प्लीज ज्वाइन। मैंने व्हाट्सएप पे लिंक दी है। अब जैसे यू कैन राइट एग्जाम्पल, जैसे हिंदू राजा ही थे जिन्होंने टेम्पल भी तोड़े हैं, ऐसा नहीं है? टेम्पल डिस्ट्रक्शन एक सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं था। अगर रिलीजियस होता तो बात और थी। टेम्पल
पूजा का स्थान है, टेम्पल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कई ऑथर ने ऐसा बोला है कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी नहीं थी, वो कॉमर्स का भी एक बहुत बड़ा मीडियम था। टेम्पल्स जो थे उनका रिचुअल एक सिग्निफिकेंस है। रॉयल टेम्पल्स क्या थे? स्टेटमेंट ऑफ पावर है वो एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। रॉयल टेम्पल्स एक तरीके से क्या है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। आप समझो इस बात को। तो इसीलिए उनका एक रिचुअल स्पेस है, उनके पास वेल्थ है, कुछ कास्ट अलाउड हैं, कुछ कास्ट नहीं है, लेकिन एक कल्चरल और एक पॉलिटिकल सिस्टम बनता है इस प्रकार से। ये आइडियाज किसने बोले? ये आइडियाज बोले रोमिला थापर। लेकिन क्या हम कह सकते हैं that in ancient times there was rivalry between शैव एंड बुद्धिस्ट? शैव जो भक्त थे उनकी बुद्धिस्ट भक्त से राइवलरी थी। शैव जो भक्त थे उनकी जैना से राइवलरी थी। तो कलहण की राज तरंगिनी जैसे लिखी गई है, कलहण राज तरंगिनी, उसमें इन चीजों का जिक्र किया गया है। ठीक है ना? कलहण की राज तरंगिनी में इन चीजों का जिक्र किया गया है। ठीक है। लेकिन आप अगर देखोगे, आप गूगल कीजिएगा नासिक का कुंभ मेला या इलाहाबाद का कुंभ मेला, तो जो अखाड़े होते हैं उनकी भी आपस में राइवलरी होती है। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, कोमल जी, होती है ना? एक अखाड़ा दूसरा अखाड़ा, एक साधु का ग्रुप दूसरा साधु का ग्रुप, तो एक अपने आप को ऊंचा मानता है। ऐसी ऐसी चीजें तो होती है, नॉर्मल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो धर्म के बिल्कुल एक दूसरे के मतलब जान ले लेंगे। ठीक है ना? तो फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी में कौन पार्टिसिपेट करेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन पहले कुंभ में पहले बाथ लेगा, जिसको हम कहते हैं शाही स्थान, शाही स्नान। कौन पहले कुंभ में स्नान लेगा, क्या कहते हैं इसको? शाही स्नान। तो ये चीजें हैं। लेकिन अब ये कहो कि ये राइवलरी ऐसी, ऐसा नहीं है। आप कह लो वो छिटपुट हैं, प्रेम से हैं, जैसे सिबलिंग राइवलरी होती है। क्या होती है ना? सिबलिंग राइवलरी नहीं होती? तो वैसे ये भी है। तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। ऐसे ही मुस्लिम्स में भी बहुत ज्यादा है, शिया सुन्नी, ठीक है ना, अहमदिया, अहमदिया सेक्ट, सब गूगल करके देखना, बहुत ज्यादा है इनके अंदर। तो जैसे मुहर्रम, मुहर्रम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मुहर्रम। ठीक है ना? इमाम हुसैन और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपनी जान दी थी। सुन्नी जो है वो सुन्ना, सुन्ना पे फोकस करते हैं, यानी जो जो यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग्स है उनको मानते हैं वो। शिया, शिया किसको मानते हैं? आयातुल्लाह, आयातुल्लाह। आयतुल्लाह कहाँ है? जैसे ईरान में आयतुल्लाह कौन है? शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। आयतुल्लाह, आयतुल्लाह, आयतुल्लाह खुमैनी, स्पेलिंग देख लीजिएगा।
तो यानी कि शिया सुन्नी हो गए। अब तो लेकिन नहीं है, हिंदुइज्म में अगर आप बात करो तो शैव शाक्त हैं अलग अलग सब, साधु भी ग्रुप अलग अलग हैं, बाकी चीजें भी, लेकिन ऐसा कोई सेक्टेरियन वायलेंस इस चीज को लेके नहीं है इतना, मतलब इस तरीके से नहीं है। समाज में परिवर्तन आ गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। ईरान का जो रेवोल्यूशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, या ईरान इराक का जो वॉर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हिजबुल्लाह, एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, ऐसे ही तालिबान, क्या है ये सब सेक्टेरियन उससे निकल के आए हैं। इवन ईरान इराक वॉर भी ऐसे ही हुआ था। बताइए। तो हिंदू मुस्लिम स्ट्राइफ होती है, लेकिन इंटर रिलीजियस स्ट्राइफ भी बड़ी है। सरकार उसको प्रमोट नहीं करती, हमारी रिलीजियस सोसाइटी भी प्रमोट नहीं करती, हमारे सोशल कस्टम भी प्रमोट नहीं करते, लेकिन फिर भी है वो, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। कोई डाउट कमल, या कभी कुछ सुना ही नहीं इस बारे में? नहीं सर, सुना है। तो ये बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, हमें इसी पे देखना है। और हमारे यहाँ तो हर धर्म को, हर विचार को वैल्यू देने की बात की गई है, वैल्यू दी भी गई है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है सिंक्रेटिक कल्चर है। हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान का धर्म क्या है? सिंक्रेटिक, मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि रिलीजियस डाइवर्सिटी है, और उसके बाद जो है सभी धर्म एक दूसरे को प्रेम करते हैं। बेसिकली सिंक्रेटाइजेशन को आप कह सकते हो एक तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है। एक तरीका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, लिख देता हूं मैं। समझे आप मेरी बात को? तो हाइब्रिडाइजेशन जो है या सिक्रेटाइजेशन जो है वो दर्शाता है कि एक से अधिक रिलीजन, एक से अधिक विचार, एक से अधिक सोच एक साथ रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं सिंक्रेटिज्म इज सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। कोई डाउट? तो हमारे यहाँ तो शुरू से रिलीजियस डाइवर्सिटी रही है। हमारे यहाँ जैनिज्म है, हमारे यहाँ बुद्धिज्म है, हमारे यहाँ हिंदुइज्म है, हमारे यहाँ सिखिज्म है, हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी भी है। तो सिंक्रेटिक तो है ही हमारे यहाँ। एग्जाम्पल दे सकते हो अशोका, एग्जाम्पल दे सकते हो पीपल, एग्जाम्पल दे, दुनिया भर के एग्जाम्पल दे सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दीन इलाही किसने शुरू किया? दीन इलाही कोमल, अकबर ने सर। वेरी गुड। दीन इलाही अकबर ने स्टार्ट किया। और क्या पर्पस था उसका? सर वो अपने रिलीजन को प्रमोट करना था। अपने रिलीजन को? और उसका रिलीजन क्या था? हैं? सर वो शायद। शायद। देखो ये फिर कहती हो आईएएस की तैयारी करने चले हैं हम। 1 मिनट सर मैं बता रही हूँ। रुका हूं मैं तो 1 मिनट। अपने पे आंच मत आने दियो तू जरा सी भी। हाँ बोलो बोलो। सर वो अपने आप को कहता था अच्छा क्या? कि मैं दीन इलाही हूँ सर। मैं दीन इलाही हूँ? नहीं सर 1 मिनट तो बता। रुको मैं 2 मिनट ले ले। अकबर कहता था दीन इलाही एक ऐसा धर्म है जो किसी भी धर्म का व्यक्ति फॉलो कर सकता है। पहली बात, दीन इलाही सभी धर्मों का सार अपने पास लेके आया था। ठीक है? दीन इलाही से अकबर अपने आप को महान साबित करना चाहता था, और वो ये भी चाहता था कि सब लोग भगवान माने। तो एक सिंक्रेटिक रिलीजन बनने की बात हुई, एक स्पिरिचुअल लीडरशिप की बात हुई, उसी को कहते हैं दीन इलाही। और उस दीन इलाही में अकबर ने नए नए एलिमेंट मर्ज किए और एक नया सिस्टम वजूद में लाया। बात समझ में आई? बोलो कोमल। यस सर। हाँ? तो यस दीन सर इलाही का बता। मतलब, दीन इलाही का मतलब क्या है? डिवाइन रिलीजन। डिवाइन रिलीजन, उसका एक और नाम भी था। तो सर ये सभी रिलीजन को के लिए था या सिर्फ एक पर्टिकुलर मुस्लिम में? नहीं, अपने आप में एक रिलीजन है ये। अपने आप में क्या था? एक एक रिलीजन था। रिलीजन। लेकिन अब जैसे मैं लिख देता हूं, ब्रिजबाला ने तो बोला ही है कि सारे रिलीजन बराबर थे, तो इसको कहते हैं डिवाइन मोनोथीज्म, तौहीद इलाही, यानी सारे रिलीजन के अच्छे एलिमेंट्स हम इसमें लाने की बात करें। ठीक है बॉस? तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा सेक्टेरियन स्ट्राइफ कैसे होंगी या होती हैं, क्वेश्चन आएगा कैसे प्रिवेंट हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है जिससे ये कम हो जाए या खत्म हो जाए, यानी कि आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म फैले। क्या फैले? आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म। ठीक है बॉस? और कोई डाउट, कोई सवाल?
तो सर ये जो इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ थे इसमें, इनका गोड का कुछ, या ऐसा कुछ नहीं इसका किसका? इन हाँ दीन इलाही जो ये एक। हाँ, कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट होंगे ना, हाँ सर, तो जो फिर अलग वो अलग धर्म के सभी लोग मान लें। टॉलरेंस बढ़ाएगा वो, उसी ने इसके लिए इबादत खाना बनाया था, टॉलरेंस बढ़ाने के लिए। अकबर जो है वो पढ़ लिख पाए नहीं थे, इसीलिए आप कह सकते हो कि अकबर ने दीन इलाही बनाया जब, तो उसने जजिया हटा दिया, पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिए, स्लेव टैक्स हटा दिए, अर्ली चाइल्ड मैरिज बंद को डिस्करेज किया, सती प्रथा को डिस्करेज किया, बिना हिंदू धर्म को आहत किए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तो दीन इलाही जो है, उसकी वजह से अकबर जो है वो इस मतलब मुझे कहना चाहिए इस सिस्टम में भी फेमस हुए। अब आप कहोगे दीन इलाही का आइडिया, दीन इलाही की टीचिंग्स किसके नजदीक थी? सूफीज्म के नजदीक। ठीक है। बोलो बोलो, यस सर। क्वेश्चन पूछो ना, मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा, मतलब बेसिकली न्यूज़पेपर है या कुछ है, हम देखेंगे थोड़ा सा बाकी सेक्टेरियन स्ट्राइफ में। और हम क्या बता सकते हैं, और आ जाएगा हमारा, हाँ भक्ति मूवमेंट से आप लिख सकते हो कि उससे को एग्जिस्टेंस हुआ। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ना चिश्ती सिलसिला से थे, और उनके आने के बाद से ही भारत में सूफीज्म का प्रादुर्भाव हुआ। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सिलसिला कौन सा है? ठीक है, सिलसिला यानी ऑर्डर। ओके बॉस। तो इसका मतलब ये है कि तरह तरह के लोग आएंगे कम्युनिटी में, तरह तरह के लोग पूजा करेंगे, डाइवर्सिटी होगी। भक्ति भी इसी तरह से है, रामानंद हो गए, कबीर हो गए, नानक हो गए, उसके बाद महाराष्ट्र भक्ति सेंट हो गए। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अब बात हम करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में एकता के कहां पे बीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी ने हम जब बात करते हैं अपने इंडिपेंडेंस की, बहुत लोगों का रोल है। महात्मा गांधी ने क्या बोला? कोमल गांधी जी की किताब का नाम बताओ। कोमल गांधी जी की किताब का नाम? हिंद स्वराज। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बुक्स हैं, तो हिंदू सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें आई।
प्लूरल कल्चर आया, टॉलरेंस आई, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रास रूट के ऊपर हमारे यहाँ पे रिलीजियस कल्चर और फोक कल्चर आया। बोलो। कोमल बोलो ना। ब्रिजबाला जी आप बताइए। सर एक बार रिपीट कर दो, आपने क्या पूछा? मैंने ये बोला, मैं चलो दूसरा क्वेश्चन बोल देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल की इंडिया में, तो उसका तो फोक कल्चर और उसका रिलीजियस कल्चर भी तो बहुत फेमस है, हैं? हरियाली तीज आ रही है ना। यस सर। फिर एक तरफ आपका जन्माष्टमी, यस सर। फिर एक तरफ आपका थोड़े टाइम बाद नवरात्रे जब आते हैं तो रमजान का महीना भी शुरू हो जाता है। यस सर। तो ये सिंक्रेटिक है ना, टॉलरेंस का एग्जाम्पल है। तो हिंदुइज्म क्या है? इट इज नोन एज द रिलीजन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना। यहाँ पर वायलेंस का, इंटॉलरेंस का और टेररिज्म का कोई स्थान नहीं है हिंदुइज्म में। तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे आइडियाज हमें लेने पड़ेंगे, ऐसे आइडिया हमें बताएंगे कि कैसे समाज का निर्माण होता है। जैसे एक शब्द है, एक शब्द क्या है? स्ट्रेटेजिक सिंक्रेटिज्म। यानी कि किस प्रकार से आप कौन सी चीज करते हैं जिससे सामाजिक प्रेम और सामाजिक सौहार्द बढ़ जाता है। क्रिस्टोफर जेफ्रोले ने टर्म दिया, राजा राम मोहन रॉय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने जो है समाज को उत्थान से जोड़ा, उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने उन्होंने जो है गोल्डन एज लेके आए वेदास की। वो वेदास को उन्होंने जो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचाया, उसकी प्योरिटी को रखा। तो ये स्ट्रेटेजिक सिंक्रेटिज्म हो गया। हमारी सोसाइटी के रूट्स को उन्होंने कमजोर होने की जगह मजबूत बनाया। उन्होंने कल्चरल इक्विलिब्रियम को प्रमोट किया। ये कहने को आप कह सकते हो क्रिटिकली कि उन्होंने जो है समाज के जो अपर क्लास है उसको, उसके हाथ में उन्होंने तलवार, वो मतलब नकेल रखी। लेकिन ऐसे तो आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट भी चलाई थी, वो तो हिंदुइज्म के अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो, इस्लाम भी भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कल्चर को, हमारे उसको दिखाती हैं। इस्लामिक ट्रेडिशंस, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, वो हमारे समाज का हिस्सा है। दरगाह पे हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
जैसे दरगाह मौला अली, दरगाह मौला अली कहाँ पर है? ये कलकत्ता में है दरगाह मौला अली। उसके बारे में कहा जाता है वहां हिंदू कम, और मतलब मुसलमान कम, हिंदू ज्यादा जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये जीवन परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बड़ी फेमस है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का श्राइन बड़ा फेमस है। ऐसे ही जो है बाबा बुडानगिरी हिल्स में, बाबा बुडानगिरी हिल्स कहाँ है? कर्नाटका। वहां पर है एक दादा मीर हयात कलंदर, उनकी दरगाह है। मैं गया हूँ बाबा बुडान हिल्स, लेकिन अफसोस उस समय मैं यहाँ नहीं जा पाया। आई हैव बीन टू बाबा बुडान हिल्स, चिकमगलूर, दादा मीर हयात कलंदर, बाबा बुडान हिल्स। तो ये एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि सेक्टेरियन स्ट्राइफ की स्थान नहीं है डेमोक्रेसी में। रिलीजियस डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, को एग्जिस्टेंस है। मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब जेंडर, पैट्रियार्की और रिलीजन, क्या? जेंडर, पैट्रियार्की एंड रिलीजन, बोलो इस पे कुछ। कोमल क्या बोलना चाहोगी? बोलिए कोमल जी। यस सर। सर जेंडर यस और पैट्रियार्की। यस नहीं बोलना है, सर जेंडर, पैट्रियार्की और रिलीजन पे कुछ बोलो। सर ये एक तीनों एक दूसरे से रिलेटेड। बस ये बोलोगी? और सर जैसे पैट्रियार्की में ये भी एक तरह से मेल डोमिनेंट जो है उस जेंडर को उसको प्रमोट कर। अच्छा, ये और? सर ऐसे सर रिलीजन में है। और बोलो बोलो, और बोलो। बोलो ना। बोलिए। रिली पैट्रियार्की और रिलीजन को कनेक्ट तो करो और बताओ। हाँ, क्या भाई? कोमल, बोलो ना यार, इतनी देर क्यों लगा रही हो? ब्रिजबाला जी, आप कोई पॉइंट बोलेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं पैट्रियार्की और रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में कि आपको ये देखने हैं कि व्हाट आर द काइंड ऑफ वैल्यूज, व्हाट आर द काइंड ऑफ सिस्टम दैट इज बीइंग फॉलोड बाय सोसाइटी, और क्या वो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है, क्या वो मॉडर्निटी को प्रमोट कर रहा है, या क्या हो रहा है बेसिकली। ये मैं आपसे इस विषय में कहना, मतलब ये मैं कहना चाह रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, आखिर वो क्या कहता है इस दिशा में, आखिर वाई, मतलब व्हाट इज द यू नो आइडिया। तो आपको ऐसे यूनिक यूनिक एग्जाम्पल निकालने हैं
जेंडर में, रिलीजन में और पैट्रियार्की में, और देखना है कि सोसाइटी किस दिशा की तरफ मुड़ रही है। अब मेरी बात समझ में आई कोमल? सर मेरा फोन का डेटा खत्म हो गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप सुन तो सकते हो? यस। ओहो, हमारे साथ तो कोमल है ही नहीं। आंचल उसको फोन पे ले सकती है। क्यों आंचल? हेलो? हाँ, आप जिस व्यक्ति से बात कर रही है उन्होंने तो मेरे कहने का मतलब है जेंडर, इक्वेलिटी और पैट्रियार्की, इन तीन शब्दों का जब आप 10 बार आपस में रिपीट करोगे तो अपने आप आपको वो बात समझ में आएगी कि भाई आखिर तीनों का रिलेशन क्या है, आखिर तीनों क्या कोएग्जिस्ट करते हैं एक साथ। हाँ, और आने वाले टाइम में या आज के समय में किस दिशा में वो बढ़ रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये मैं मतलब कहना चाह रहा था बेसिकली। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ जी बोलिए। हेलो जी, हेलो, सुन रहा हूं मैं, आगे बोलो। अरे क्लास ऐसे क्लास चल रही है। अरे मैं क्या, अरे आपस में बात मत करो, दिमाग चलाओ बस। बड़ी बड़ी टेलीकॉन, डाटा खत्म हो गया, फोन कर रहा। फोन का डेटा खत्म हुआ है, तुम्हारा डेटा तो चालू है, या तुम्हारा भी डेटा खत्म हो गया? ऐसे कैसे हो? मैं कैसे क्लास लूं? ऐसे ले रही जैसे देखो आंचल ले रही है। जिंदगी गुलजार है, आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था, खैर मैं ही बता देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है प्रॉब्लम है रिलीजियस माइनॉरिटीज की, उसके पॉइंट आप बना सकते हो, जैसे उनकी कुछ क्या कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या कल्चरल प्रॉब्लम है। जैसे आप लिख सकते हो, अगर आप बात करोगे कि भाई सोशल रिलेशनशिप मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी की कैसी है, बहुत अच्छी है, इंडिया में बहुत जगह थोड़ा बहुत है। तो दोनों समाज के, हर समाज के व्यक्ति जो इल हैं या सोशल एलिमेंट हैं, जो बैड सोशल एलिमेंट है, वो नहीं चाहते। दूसरा, हम चाहते हैं कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनका रोल बढ़े। फिर हम चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट अगर कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है तो उसको सपोर्ट कर रही है। बस आप ये लिखोगे। अब जैसे सच्चर कमेटी आई थी, वो देखो जरा, जाजा कमेटी तो ट्राइबल्स के लिए मैंने बोला ही था। ठीक है, सेक्स रेशियो देखो, आप देखोगे सिख के अंदर बहुत पुअर है सेक्स रेशियो। खालिस्तान वाली बात है या बाकी चीजें हैं, पारसी की आप देखो, पारसी का बहुत कम है वो। है, पारसी जो है उनकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है। तो इतना ही हम कह सकते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सोशल चेंज इन इंडिया। क्यों भाई आंचल? हैं? हेलो? क्या शुरू करें? एजुकेशन एंड सोशल, मतलब सोशल चेंज ही है इसके बाद मेरे हिसाब से। फंडामेंटलिज्म आपने डिस्कस कराना था। फंडामेंटलिज्म हमने डिस्कस नहीं किया। फंडामेंटलिज्म तो इम्पोर्टेंट है, हमने कम्युनलिज्म तो कर लिया था। तो फंडामेंटलिज्म मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब मैं समझा नहीं। फंडामेंटलिज्म के टॉपिक पे मतलब ऐसे आपने थोड़ा सा फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म में तो बता दिया था कि क्या डिफरेंस है। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब वो डील नहीं हो पा रहे उनसे, तो इसलिए मैं, जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर फंडामेंटलिज्म ये बोल रही हो,
हाँ, आज के कंटेक्स्ट में फंडामेंटलिज्म नहीं, इन इंडिया अगर हम बोलें, क्यों जी? तो फंडामेंटलिज्म वर्सेस मॉडर्निज्म अगर हम बात करते हैं, क्या फंडामेंटलिज्म वर्सेस मॉडर्निज्म, तो फंडामेंटलिज्म क्या है? फंडामेंटलिस्ट मतलब कि फंडामेंटलिस्ट जो है वो क्या चाहता है? फंडामेंटलिस्ट जो है वो, जैसे अभी यूएस के अंदर जो अभी अबॉर्शन राइट्स का जो कंजर्वेटिव जजमेंट आई है, वो एक तरीके से फंडामेंटलिस्ट है नेचर में। वो जो है मतलब कि साइंटिफिक बातों को डिस्करेज करेगा। आज की डेट में जो भी ऐसी बातें हैं, तो वो फंडामेंटलिस्ट आइडियाज को बढ़ाने वाली बात है। जैसे आप कहो कि कोरोना जो है वो सिर्फ जो है भगवान की पूजा करने से चला जाएगा, तो ये क्या आइडिया हुआ? फंडामेंटलिस्ट आइडिया हुआ। लेकिन हमारी सोसाइटी पूरी तरह साइंटिफिक रही है। हमने जो है बूस्टर डोज तक पे जोश दिया है, जोर दिया, पूरे वर्ल्ड को भी हमने साथ दिया है। दिया है नहीं दिया? हेलो, आप दोनों सुन रहे हैं मेरी बात को या नहीं सुन रहे? कोमल, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं या नहीं आ रहा? तो फंडामेंटलिज्म और आज की डेट में मतलब कि गवर्नमेंट उसको प्रमोट नहीं कर रही है किसी भी तरीके से। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि फंडामेंटलिस्ट आइडियाज सेंटर स्टेज लें, लेकिन मतलब बहुत सारी डिफिकल्टी है। फंडामेंटलिज्म और मॉडर्निज्म साथ साथ में चलता है। कुछ बार हम कुछ बातों में समाज के कम फंडामेंटलिस्ट हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ बातों में हम कम हो सकते हैं। और अगर बात करें आज के परिवेश में, जैसे अब मान लो कोई टेम्पल है या कुछ है, या मान लीजिए हम बात करते हैं कि हर चीज को हम रिलीजियस एंगल से देखेंगे तो हम प्रोग्रेसिव ना हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम चाह रहे हैं कि साइंटिफिक अप्रोच से सोसाइटी आगे बढ़े। हम चाह रहे हैं कि आप मॉडर्निटी को एम्ब्रेस करें। हम चाह रहे हैं कि समाज आगे बढ़े। तो फंडामेंटलिज्म सोशियोलॉजी के एंगल से अगर बोलोगे, आज की डेट में फंडामेंटलिज्म आज की डेट में अगर बोलोगे, वो भी इंडिया में, तो आप क्या बोलते हो कि बड़ा है कि वो घटा है? बताइए। हाँ हाँ, बड़ा है कि घटा है? अगर आप ऐसे देखोगे तो आम भाषा, हाँ बोलो। हाँ, क्या कह रही हो? हेलो, देखिए बड़ा नहीं है। अगर आप वैसे देखोगे तो बड़ा है, पर बड़ा नहीं है। चीजें बदली हैं। क्या चीजें बदली हैं? हमारा लिटरेसी रेट राइज हुआ है। हिंदुइज्म, हिंदू राइट विंग के प्रमोट होने से आप कह सकते हो कि फंडामेंटलिज्म में थोड़ा सा मतलब उस तरफ उत्थान हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है ना सदियों से उस प्रकार का जो होना चाहिए विचार विमर्श ना हो, ना किया गया हो। तो हिंदुइज्म क्योंकि प्रमोट हुआ है, इसीलिए आप मत कहिए फंडामेंटलिज्म बढ़ गया है। बात समझ आई? हाँ, कम से कम हिंदुइज्म इंडोक्ट्रिनेशन नहीं कर रहा है ना। दूसरे धर्म के खिलाफ वो जहर नहीं उगल रहा है उस तरीके से। मैं किसी पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो आज के टाइम के हिसाब से क्वेश्चन की डिमांड क्या आती है? वैसे हम उस पर और डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन के डिमांड की जो बात आती है, वो क्वेश्चन ये चाहता है उसके अंदर कि आपकी, हाँ मतलब रिसेंट टाइम में वो जो ब्रिजबाला जी आप भी जो कह रहे हो कि वो बड़ा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फंडामेंटलिज्म कोई एक स्टैटिक चीज नहीं है। क्या फंडामेंटलिज्म कोई
स्टैटिक नहीं है वो। जब जब समाज में परिवर्तन आएगा, जब जब आप गलत और सही को आप बोल के खत्म कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक स्पेस को भी आप बढ़ाएंगे, तो फंडामेंटलिज्म घटेगा। अगर आप दूसरी किसी कम्युनिटी के वैल्यूज को नहीं प्रमोट करेंगे किसी भी कॉस्ट पे, है, तो फंडामेंटलिज्म, आप बताओ फिर फंडामेंट, है, हेलो, फिर तो हो जाएगा ना। तो पॉइंट ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो देश है वो किसी रिलीजियस टेक्स्ट को रॉन्ग नहीं कहता। हमारा जो देश है वो कहता है कि भाई आप साइंटिफिक अप्रोच पे चलो। हमारा देश कहता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप अपना ध्यान रखो, आप ऐसी बातें मत करो। सोशल और रिलीजियस लाइफ अलग अलग हैं, कुछ जगह जुड़ी हुई हैं अपने नेचर और जैसे अभी जो रिसेंटली आपने जो ये ऑल्ट न्यूज फाउंडर जो भी हैं उनका जो केस चल रहा है, जिस ट्वीट की वजह से उन्हें अभी कई बार जेल जाना पड़ रहा है, तो इतना भी ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़े कि भाई किसी चीज के बोलने से मात्र जो है एनिमिटी नहीं बढ़ जाती, किसी चीज के बोलते ही जो है सेक्टेरियन वायलेंस नहीं शुरू हो जाता। लेकिन सबको कोशिश करनी चाहिए कि फंडामेंटलिस्ट आइडियाज को ना प्रमोट करें, रीजन, लॉजिक, ह्यूमनिज्म और सेकुलरिज्म को प्रमोट करें। बात समझे आप मेरी बात को? हेलो। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेगेटिव मार्केटिंग को प्रमोट करती है, किसी एक धर्म को प्रमोट करती है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करती है, अगर फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज में जाते हैं, अगर आप जानबूझकर किसी कम्युनिटी को उकसाते हो, चाहे वो पत्थर फेंकना हो, चाहे वो फिर किसी धर्म की विशेष की चर्चा हो, वो गलत है। तो फंडामेंटलिज्म मतलब एक स्ट्रिक्ट डिवोशन है आपका किसी रिलीजन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक रेशनैलिटी होनी भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगर एक मुसलमान हूं और पूर्णतः डिवोटी हूं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं कुछ भी दूसरे रिलीजन के बारे में बोलूं और मिसगाइड करूं। सेम लॉजिक हिंदू पर भी अप्लाई होता है, क्रिश्चियन और सिखिज्म पे भी अप्लाई होता है। पिछले कुछ सालों में, एक दो सालों में, मतलब एक दो साल तो नहीं, रियली डोंट नो द डेट्स, जैसे जैसे सेक्रेड बुक्स का पंजाब में जो बहुत ही दुखद खंडन किया, जो भी दुखद जो उनके साथ किताब, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, सैक्रिलेज के साथ जो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए। इन चीजों की पूरी तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जैसे कहना चाहिए आत्मीयता का और लोगों की विश्वास का मामला है। ठीक है जी। तो ये कह सकते हैं फंडामेंटलिज्म और रिवाइवलिज्म दोनों थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं। फंडामेंटलिज्म और कम्युनिज्म भी, कम्युनलिज्म बेसिकली, ये भी आपस में थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं। ठीक है। हेलो। हाँ, और बताओ। हाँ, बोलिए। फंडामेंटलिज्म तो देखिए, फंडामेंटलिस्ट अपने उसके लिए बड़ा डिवोटेड होता है, वहां तक तो गलत नहीं है। लेकिन कम्युनलिज्म तो दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करने की बात ही नहीं करता। वो कहता है या तो मैं या आप, और आप तो हो ही नहीं क्योंकि मैं हूं। ठीक है। बात समझ में आई? हेलो। बोलिए बोलिए।
बोलिए। क्या 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 बतानी है? हाँ, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की प्रॉब्लम बताइए इंडिया में। हाँ, ये तो अच्छा है, सही बात है। बताओ। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वो अज्ञानता से उपजेगा। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वो आपके मिसगाइडेड पॉलिटिकल उससे गुजरेगा। हैं? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वो आपकी पैट्रियार्कल सोसाइटी उसको प्रमोट करती है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है अनसाइंटिफिक आइडियाज पे प्रमोट होगा। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वो जब आप दूसरे समाज दूसरे रिलीजन को आप बिल्कुल वैल्यू नहीं दोगे उसमें होगा। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म सूडो सेकुलरिज्म से प्रमोट होगा। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जब प्रमोट होगा जब पॉलिटिक्स गवर्नेंस में भी रिलीजन घुस जाएगा। लेकिन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की भारत में कोई जगह नहीं है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म वो होगा जब दूसरे धर्म के उसको, जैसे घर जला दोगे आप, बांग्लादेश में जैसे होता है, पाकिस्तान में जैसा होता है, तब आप कहोगे कि यहाँ पर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है। जैसे थोड़े टाइम पहले पाकिस्तान में एक श्रीलंकन को मार मार के मार दिया गया। तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज ए ग्रोइंग थ्रेट। बट आपको आंसर में बताना है उस प्रॉब्लम है वो, लेकिन प्रॉब्लम भी हम उसको कंट्रोल करके कैसे आगे जा रहे हैं। हमारी सरकार, हमारा देश, हमारे विचार वो उसको पॉजिटिव दिशा में लेके जा रहे हैं। तो हिंदू फंडामेंटलिज्म जैसे नहीं है, क्योंकि हिंदू में इतने सारे धर्म के विचार हैं, इतने सारे आइडियाज हैं, इतना बड़ा टॉलरेंट है वो धर्म, बहुत टॉलरेंट है, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो गया। हिंदू फंडामेंटलिज्म जो है वो होता जब एक ही भगवान एक ही होता। अब सिख फंडामेंटलिज्म क्या बोलता है? खालिस्तान लाओ। ऐसे ही बुद्धिज्म और जैनिज्म, उनमें भी फंडामेंटलिज्म नहीं, क्योंकि वो पीस और नॉन वायलेंस की बात करते हैं। तो फंडामेंटलिज्म की जो इंडिया में प्रॉब्लम है दैट इज बिकॉज ऑफ, मतलब कि आप फेक न्यूज कह लो, मिसगाइडेड यूथ कह लो, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब चीजें भी फंडामेंटलिस्ट आइडियाज को प्रमोट करने में मदद करती हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल ले लो। अब समझ में आया? कोमल समझ में आया? अब लिखोगे आंसर एक एक। जो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया आप सब लोग आंसर लिख के सबमिट कीजिए। ठीक है, ब्रिजबाला जी आप भी। और हम फिर कल से क्या शुरू करना है हमें बताइए? हाँ, सोशल चेंज। सोशल चेंज यानी हमारा आइडिया डेवलपमेंट का क्या है। सोशल चेंज बहुत बड़ा टॉपिक है। सोशल चेंज अपने आप में, सोशल चेंज अपने आप में बहुत ही महान विचार है भारत का। क्योंकि सोशल चेंज की आप बात करोगे तो आप बात करोगे कि हमारी जो है अप्रोच क्या है सोशल चेंज की। उसमें महात्मा फुले की थोड़ी सी बात करेंगे। कल हम सबाल्टन पर्सपेक्टिव पे ही बात कर देंगे, जो आंचल बात कर रही थी। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पे भी बात कर दूंगा मैं, लीला दूब वाली। और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमारे देश में चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है ना। मैंने विलेज कर दिया, फैमिली, किनशिप, मैरिज, ये सब हो चुका है, हमारा क्लास सब हो गया है ये। अब जो है मॉडर्निटी क्या है ये थोड़े टाइम बाद देख लेंगे, हल्का सा मॉडर्निटी इंडिया में क्या है। सिविल सोसाइटी का रोल लास्ट में देख लेंगे। इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं सोशल चेंज के हिसाब से, वो हम पहले कर चुके हैं, आप मैं उनको थोड़ा सा बता दूंगा। तो यानी सबसे पहले सोशल चेंज में हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे सबसे पहले अप्रोच की बात करते हैं। फुले ने क्या बोला, राणाजीत गुहा ने क्या बोला, और देसाई, वो सब हम कर चुके हैं। अंबेडकर साहब भी हम कर चुके हैं वैसे तो। लीला दुबे जी, महात्मा फुले, राणाजीत गुहा, पहले इनकी बात करेंगे। ठीक है, हाँ? जैसे जैसे आज ही अगर आप गूगल देखोगे
तो जिस नारी की आज बात की गई है उनका नाम मुझे याद आ रहा है, बालमणि अम्मा। तो मलयालम लिटरेचर